हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी अड्डा पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बिहार स्पेशल का पार्ट 2 कराने वाला हूं, जिसमें केबीसी नैनो बुक से बिहार के प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू कवर किया हूं, जिसमें 51 से 90 तक यानी 51 से लेकर के 90 तक प्रश्नों का मैं कवर कराऊंगा। इससे पिछले वीडियो में मैं 1 से लेकर 50 तक करा चुका हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बिहार के सभी एग्जामिनेशन में जो है यहाँ से प्रश्न एक दो निश्चित तौर पर बनता है और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 51 नंबर, कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो कौन और राजवंश था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक कौन था? यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि एक और जानकारी दे देते हैं कि बृहद्रथ राजवंश का अंतिम राजा कौन था? रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद के जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ था, जरासंध था। कौन था? बृहद्रथ और जरासंध था। कौन था? बृहद्रथ और जरासंध था। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो कौन सा राज्य जीता था? वह अंग जीता था। कौन जीता था? अंक को जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बज्जित संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? मगध शासक कौन था? तो वो था आपके अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है, किससे मुक्ति दिलाने के लिए मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? कौन बना था? तो वो बना था आपके बिंदुसार। कौन बना था? तो बिंदुसार ने। अगला प्रश्न है, अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। क्या था? नैतिक आचार संहिता। अशोक ने कलिंग युग के बाद जो है इन्होंने रक्त पिपासा देख करके इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और लड़ाई करना छोड़ दिया, और उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन करते हुए नैतिक आचार संहिता का अपनाया और उन्होंने धर्म विजय की नीति अपनाई, और जिसका उल्लेख जो है वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ये भी बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इक बताना कर सकते हैं? तो किसने कहा था ये बात? तो कहा था एरियन ने कहा था। किसने कहा था? एरियन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये करवाया था दशरथ ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो आप लोग जरूर इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया है? तो यह किया है मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। प्रश्न है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने टालमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र में भेजा था। तो भेजा था किसने? तो भेजा था किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा था? तो भेजा था बिंदुसार के। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीप्रोथा यानी पाटलिपुत्रक नामक उपनाम धारण किया था? तो
किस विद्वान के अनुसार, तो इसे ध्यान में रखेंगे, तो है स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो पाँच पाँच सदस्यों की 6 समितियां में संगठित थी। यह कथन किसका है? यह कथन है आपके मेगास्थनीज का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो किया था आपके पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है कि कण्व वंश का संस्थापक था तो कौन था? तो वसुदेव था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्राश्रय दिया था? किसको प्राश्रय दिया था? तो अश्वघोष को उन्होंने प्राश्रय दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे कि आगामी परीक्षाओं में बिहार की जो भी परीक्षा होगी, यहाँ से अगर हिस्ट्री के प्रश्न पूछा है तो यहाँ से प्रश्न निश्चित ये बनने की संभावना है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। तो सही क्रम क्या है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का? तो है हर्यक वंश का, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व, यही सही क्रम है जो आपके ऑप्शन सी में दिया है। पहले क्रम में आते हैं हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो वह प्राप्त किया था अंग और मगध से। कहाँ से? अंग एवं मगध से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किसने कहा है? यह कहा है समुद्रगुप्त ने। किसने कहा है? समुद्रगुप्त ने कहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मगध के शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा है। किसे कहा है? ये कहा है, आपको बता दे किसको कहा है? तो कहा है आपके महापद्मनंद को। किसको कहा है? महापद्मनंद को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? किस शासन के काल में वो करवाया था? वो बता दे, देवपाल के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस शासक ने उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो करवाया था गोपाल ने। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में, इसके प्रतिरोध में बनवाया था? तो वह जो है वैशाली के वज्जियों के प्रतिरोध में बनवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? तो था, आपको बता दें, नालंदा में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो यह जो है किसने वर्णन किया है? यह किया है हयान ने। किसने किया है? हयान ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसने इसका अंत किया था? तो यह था जो है ना, इसका अंत किया था तो वो आदित्य सेन ने, है ना। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार में कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? बिहार का भ्रमण कब किया था इत्सिंग ने? यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। इन्होंने 673 ईसा पूर्व में किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो वह था नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? यह बहुत ही कॉमन और हमेशा यह प्रश्न पूछा गया हुआ है ना? ये है आपके शशांक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वे थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ये पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा की गई है या वर्णन की गई है, जिसमें ये भी बताया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद, विजय के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, लड़ाई लड़ना छोड़ दिया था। उनका इस युद्ध में जो है ना रक्त पिपासा देख करके जो है ना उनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्रूरता को देखते हुए कि हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने युद्ध को त्याग कर धम्म की नीति अपनाया, यानी धम्म आचरण की नीति को अपनाया। उन्होंने धम्म विजय की नीति को अपनाया, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? वह जो है पंचम पीढ़ी की है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है पिछले एग्जामिनेशन में। बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न पर और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहाँ किया गया जहाँ पर क्या बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आप लोग एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं और बेहतरीन तरीके से लेकर के आप सभी के बीच में आते रहूँगा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए जो है ना बहुत बड़ा निर्णायक और सपोर्टिंग होगा मेरे तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।